जय श्री राम दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से नई क्लास के साथ, जिसमें है अपने साथ अपने 2-4 पेपर पहले से अपलोड करे, जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन अपने सही निकले वो मिले हुए हैं, ठीक है ना। और कल भी ऐसे ही पेपर अपलोड होगा, हिंदी के सब्जेक्ट आपके आखिरी सब्जेक्ट है उसका भी अपलोड करेंगे। तथा आज अपने पास है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, जो कि 10th क्लास का पेपर है और 3 घंटा इसमें है, इसका 80 नंबर का पेपर है। इसमें अपन क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन सारे के आंसर के साथ मेंशन कर रखे हैं। जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है। ऑप्शन ए है F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन द F9। इसमें हो जाएगा ऑप्शन से F7 की है, जिसे कुंजी के रूप में वर्तनी की जांच के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की फ्लिप सेटिंग के कितने विकल्प होते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे 2 होते, ठीक है ना। आपको पहला, तीसरा या चौथा किसी को टिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। इसमें ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग, ब है हाइड्रोसिक लेडिंग, स है जालसाजी, उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन दे उपरोक्त सभी, ठीक है ना। एक सारी विधियाँ सॉफ्टवेयर की चोरी की विधि है, विधियों के बारे में ये। और नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीएसएल का पूर्ण रूप है। जिसमें अपने ऑप्शन फर्स्ट है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ऑप्शन बे है डिजिटल सर्विस लाइन, ऑप्शन सी डाटा सर्विसिंग लुकअप, और ऑप्शन डी डाटा सब्सक्राइबर लाइन। इसमें हो जाएगा डिजिटल लाइन सब्सक्राइबर, ठीक है ना, फर्स्ट वाला। इसमें द डाटा सब्सक्राइबर लाइन नहीं है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है अपना वायरस प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी है क्विक व्हील, ऑप्शन सी आउटलुक, ऑप्शन द HCL। इसमें हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बे क्विक हील। क्विक हील है ये अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, क्विक हील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। ये हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2001, और ऑप्शन द 1998। इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 2000 है। इससे साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इस वर्ष लागू करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, ये शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें है काफ़ी लघुरात्मक क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन। इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 है, ई कॉमर्स क्या है। इसमें हो जाएगा, ये है इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं और सुविधा की खरीद की बिक्री को ई कॉमर्स कहते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग बोल सकते हो, ठीक है ना, इसे ई कॉमर्स कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध जो काफ़ी कॉमन चीज़ है, ऑनलाइन ठगी, ठीक है ना, इसे साइबर अपराध बोलते हैं। और इसमें अपन को पूरे विस्तृत वर्णन करना है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म क्वेश्चन इसे शॉर्ट में करते, ठीक है ना। साइबर अपराध वह अवैध गतिविधि जो इंटरनेट या कंप्यूटर के सिस्टम के माध्यम से की जाती है, जैसे डेटा चोरी, हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिशिंग क्या है। फिशिंग क्या है, ठीक है ना। फिशिंग से तात्पर्य है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर धोखाधड़ी है, जिसे धोखेबाज नकली वेबसाइट या ईमेल भेजकर लोगों के व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराते हैं। इससे लोगों को अपने ट्रैप में पकड़ते तथा उनके सारे अकाउंट खाली कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि लघुरात्मक क्वेश्चन है। इसमें अपना फर्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा को संगठित एवं विश्लेषित करने के लिए किया जाता है। इसे गणना चार्ट बनाना होगा और डेटा का विश्लेषण करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थोड़ा सा बाकी, ठीक है ना। एक्सेल से कार्यपत्रक होते हैं जिनमें पंक्तियाँ और रो कॉलम होते हैं, जिनमें संख्याएं और पाठ्य डेटा दर्ज किया जा सकता है। इसके माध्यम से आप गणना करके ग्राफ बनाने और जटिल डेटा को आसानी से आकृतियों के रूप में दिखा सकते हैं। यह विशेष रूप से व्यापारिक और शिक्षित कार्यों में उपयोगी होता है। बिल्कुल आपको आंसरों को इसी तरह डिक्टो अंदर कॉपी करना है, जिसके कारण आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका सपोर्ट काफ़ी कम है, जिसके कारण हमें वीडियो अपलोड करने में उतना अच्छा मोटिवेट हो नहीं पा रहे, ठीक है नहीं। तो आप सपोर्ट करें और तथा बेल के आइकन को प्रेस करें, जिससे निरंतर सूचना आप तक पहुंचती रहे अपडेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, एक अद्वितीय संख्या है, यूनिक नंबर है जो किसी डिवाइस की पहचान और लोकेशन को दर्शाती है। जब वो इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ा हो, ये डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने में मदद करता है। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है ना। ये 2 टाइप के बता रखे इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को फ्री में उपयोग और बदलाव करने की सुविधा देता है। ये मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग सिस्टम है जो एक समय में कई उपयोगकर्ताओं और प्रक्रिया को आसानी से संभाल सकता है। लिनक्स अपनी सुरक्षा, स्थिरता और पोर्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसे विभिन्न हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर चलाया जा सकता है। इसकी कम लागत और बड़े कम्युनिटी सपोर्ट के कारण उपयोगकर्ताओं को मदद करता है जो किसी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं जिसमें अपने मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिसमें एक साथ के दो कार्य कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उदाहरण लिखे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच माध्यम का काम करता है। यह कंप्यूटर के संसाधनों जैसे प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज को प्रबंधित करता है। वो उपयोगकर्ता को सुविधाजनक तरीके से कंप्यूटर चलाने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बिठाना है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन और प्रोसेस का नियंत्रित करना है। इसका एग्जाम्पल है विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है तथा iOS है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस को उपयोगी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके उदाहरण लिखने, ठीक है। इसमें होगा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, धन का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करने की प्रक्रिया है जिसमें नकद या चेक की जरूरत नहीं होती। यह तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑनलाइन बैंकिंग है और डेबिट कार्ड है, ठीक है ना। जैसे मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, भारत पे इत्यादि, और यूपीआई पेमेंट भी है। यह डिजिटल युग में लेन देन को सरल और तेज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मोबाइल वॉलेट क्या है? मोबाइल वॉलेट से तात्पर्य है एक डिजिटल एप्लीकेशन जो स्मार्टफोन के माध्यम से पैसे जमा करने, भेजने और भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इसे वर्चुअल वॉलेट भी कहा जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते को लिंक करके या सीधे पैसे जोड़कर लेन देन कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट का उपयोग खरीदारी, बिल भुगतान, रिचार्ज और मनी ट्रांसफर जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ये तेज, सुरक्षित और उपयोग में आसान है। इसे आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये डेली लाइफ में आप भी यूज़ करते हैं और हम भी यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, अमेज़न पे है, अमेज़न, ठीक है ना। ये नकद रहित लेन देन को बढ़ावा देता है और डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से फाइंड और रिप्लेस सुविधा के चरणों को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से फाइंड और रिप्लेस सुविधा का उपयोग डेटा किसी शब्द संख्या की जानकारी को खोजने या उसे बदलने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के चरण निम्नलिखित थे। फाइंड सुविधा, होम टैब पर जाए और फाइंड एंड सेलेक्ट पर क्लिक करें। जिसे डॉक्यूमेंट मेन्यू से फाइंड को चुने, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप उस शब्द या संख्या को टाइप करें जिसके आप खोज रहे हैं। फाइंड ऑल या फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये एक्सेल से उस शब्द या संख्या को हाईलाइट कर देगा। और रिप्लेस सुविधा है, इसे फाइंड एंड सिलेक्ट पर फिर से क्लिक करें और रिप्लेस विकल्प चुनें। एक डायलॉग बॉक्स में फाइंड वर्ड से उस शब्द संख्या को टाइप करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। और रिप्लेस विथ से में वह शब्द या संख्या टाइप करें जिससे आप इसे बदलना चाहते हैं। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने से सभी ऑकरेंस बदल जाएंगे या रिप्लेस पर क्लिक करके एक एक करके बदला जा सकता है। इन सुविधा का उपयोग करके आप बड़े डेटा सेट्स में जल्दी से संख्या को, शब्दों को खोज सकते हैं और बदल सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम में सारी की सारी चीज़ें, फाइलें और व्यवस्थित रहेगी, ठीक है ना। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के उपयोग का वर्णन करें, साथ ही इसके दैनिक जीवन में दो उदाहरण देवे। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल डिजिटल माध्यम से जिसका उपयोग संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को त्वरित रूप से संदेश, दस्तावेज, चित्र या अन्य जानकारी भेज सकते हैं। ईमेल में संदेश भेजने के लिए ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है और ये एक सुविधाजनक त्वरित तरीका है। ईमेल के उपयोग, ठीक है ना। ईमेल के उपयोग सूचना आदान प्रदान, कार्य, शिक्षा या व्यक्तिगत मामलों में सूचना को जल्दी से सुरक्षित भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज़ करा जाता है। फाइल रिपेयरिंग, दस्तावेज, चित्र, वीडियो आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसमें आपके डिवाइस का कोई भी हो सकता है, iOS और एंड्रॉयड में आपको जैसे ब्लूटूथ सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ऑनलाइन सेवाएं, बिल भुगतान, बुकिंग, पुष्टि या अन्य सेवाएं लिए ईमेल का उपयोग किया जा सकता है। दैनिक जीवन में दो उदाहरण, ठीक है ना। कार्यस्थल पर एक कर्मचारी अपनी रिपोर्ट को ईमेल के जरिए अपने मैनेजर को भेजता है और शैक्षिक संबंध में एक छात्र अपने शिक्षक से किसी विषय या असाइनमेंट के बारे में सवाल पूछने के लिए मेल करता है। इस प्रकार ईमेल का उपयोग दैनिक जीवन में समय बताने, संचार की सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण देवे, ठीक है ना।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। ये उपयोगकर्ता की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, जिसे दस्तावेज़ बनाना, गणना करना, ग्राफिक्स डिज़ाइन करना आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है, न कि सिस्टम के संचालन के लिए। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक शब्द प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए, संपादित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग गणना, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। और एडोब फोटोशॉप, ये ग्राफिक्स और इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग तस्वीरों को संपादित और डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे काफ़ी सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, जैसे यूनिक कन्वर्टर से आप अपने फोटो को इनहेंस या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार के ये, ठीक है ना। इसमें आपके फोटो क्वालिटी या फिर फोटो के ग्राफिक्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गूगल क्रोम, ये एक वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग इंटरनेट सर्फिंग के लिए किया जाता है। हाँ, गूगल क्रोम के बाद आप डेफिनेटली जानते हो क्योंकि सर्च इंजन, इस पर आप कई प्रकार की दुनियादारी की चीज़ें सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है DLC मीडिया प्लेयर, यह मीडिया प्लेयर है जिसका उपयोग ऑडियो वीडियो फाइलों चलाने के लिए किया जाता है। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग दैनिक जीवन में विशेष कार्यों को करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझाइए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है कर्नल। कर्नल सिस्टम का मुख्य भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस करता है। यह प्रोसेस मेमोरी, फाइल सिस्टम और नेटवर्किंग को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है शेल। शेल उपयोगकर्ता को कर्नल के बीच का इंटरफेस है जहां उपयोगकर्ता कमांड देता है। यह कमांड लाइन का ग्राफी फिल करता है। और नेक्स्ट है यूजर स्पेस। इसमें सभी एप्लीकेशन का प्रोग्राम होता है जो कर्नल से अलग चलती है। और नेक्स्ट इसका सिस्टम कॉल्स, ये कर्नल और यूजर स्पेस के बीच संपर्क का तरीका है जो कर्नल से निर्देश प्राप्त करके उपयोग होते हैं। और नेक्स्ट है इसका फाइनल सिस्टम, ये डेटा को संग्रहित और एक्सेस करने के लिए कर्नल का हिस्सा जैसे ext4 व BTRFS आदि। लिनक्स का आर्किटेक्चर मॉड्यूल और लचीला होता है जिससे विभिन्न हार्डवेयर पर काम करने में सक्षम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान और हानियां बताइए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और कोई भी देख सकता है, उपयोग कर सकता है और संशोधित कर सकता है। हालांकि इसके कई फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान और हानियां। सपोर्ट की कमी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आमतौर पर व्यावसायिक सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। उपयोगकर्ता को सहायता के लिए ऑनलाइन कम्युनिटी या फॉर्म्स पर निर्भर रहना पड़ता है जो कभी कभी धीमा या पर्याप्त हो सकता है। सुरक्षा और समस्याएं, चूँकि सोर्स कोड सार्वजनिक होता है, हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण लोग इसके उपयोग करके सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में सुरक्षा विशेषज्ञ इन खामियों को जल्दी से समाधान भी करते हैं। उपयोगकर्ता इंटरफेस में अपने सोर्स सॉफ्टवेयर का अक्सर कम आकर्षक या जटिल यूआई प्रदान करते हैं क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य कार्य क्षमता होती है, न कि डिज़ाइन। ये कुछ उपयोगकर्ता के लिए मुश्किल हो सकता है। कंपेबिलिटी और अपडेट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कभी कभी अपडेट और नई सुविधा जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाती। पुराने सॉफ्टवेयर संस्करणों के साथ संस्कृता के समस्या पैदा कर सकता है। नेक्स्ट है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण की कमी, कुछ ओपन सोर्स विश्व स्तर पर उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनमें से भाषाओं का समर्थन नहीं होता जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ता के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाभ बहुत है, इन हानियों को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से उपयोग करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21, विंडोज़ 10 पर टिप्पणी कीजिए। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था जो विभिन्न डिवाइसेस पर काम करता है। इसमें स्मार्ट मेन्यू को फिर से जोड़ा गया जो विंडोज़ 7 जैसा होता है और इसमें लाइव टाइल्स भी शामिल है। विंडोज़ 10 में मल्टीटास्किंग की सुविधा है जिसमें वर्चुअल डेस्कटॉप की मदद से यूज़र आसानी से अलग अलग कार्यों के बीच स्विच कर सकते हैं। कॉर्टाना नामक पर्सनल असिस्टेंट भी है जो यूज़र के आदेशों पर काम करता है, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एवं ब्राउज़र की सुविधा है जो तेज और सुरक्षित ब्राउजिंग को अनुमति देता है, जैसे 10 विद जो बायोमेट्रिक सुरक्षा और एनक्रिप्शन जैसी सुरक्षा सुविधाएं हैं। इसमें नियमित अपडेट्स को सिस्टम को हमेशा सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार मिलता है। विंडोज़ 10 का उपयोग करना आसान और स्थिर है। इसमें नियमित अपडेट्स का मजबूत सुरक्षा और गेमिंग फीचर्स जैसे कि अच्छाइयाँ हैं। हालांकि कभी कभी अपडेट्स यूज़र के अनुभव में विघ्न डाल सकते हैं और उसके लिए अधिक हार्डवेयर संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। कुल मिलाकर विंडोज़ 10 भी एक शक्तिशाली उपयोगकर्ता और अनुकूल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उसी तरह जिस पर आपने मार्वल मूवी में आयरन मैन की मूवी देखी होगी जिसका AI चार्जेस होता है, उसी तरह ये काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निबंधक तक, उसमें बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है अपना फायरवॉल है क्या है, हो सकते हैं और उपयोग बताइए।
फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी हमलों, अनधिकृत एक्सेस, वायरस और अन्य साइबर खतरों से बचाती है। ये डेटा पैकेट्स को नेटवर्क से बाहर या अंदर जाने के लिए फ़िल्टर करता है और निर्धारित करता है कि कौन-सा ट्रैफ़िक अनुमति प्राप्त है और कौन-सा ट्रैफ़िक ब्लॉक किया जाना चाहिए। फायरवॉल एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण होता है जो आपके नेटवर्क की सुरक्षा में एक पिल्ले जैसा काम करता है। फायरवॉल के मुख्य कार्य: डेटा पैकेट फ़िल्टरिंग: फायरवॉल डेटा पैकेट्स की जाँच करता है और ये सुनिश्चित करता है कि केवल वैध और अनुमोदित ट्रैफ़िक नेटवर्क में प्रवेश करे, जबकि अवैध और संदिग्ध ट्रैफ़िक को रोका जा सकता है। और नेटवर्क ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग: फायरवॉल नेटवर्क के ट्रैफ़िक पर निगरानी रखता है ताकि अनधिकृत दुर्भावनापूर्ण गतिविधियाँ तुरंत पहचानी जा सके। नेटवर्क के बाहरी हमलों से बचाव: फायरवॉल नेटवर्क को बाहरी हमलों जैसे हैकिंग प्रयासों, वायरस और मालवेयर से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को नेटवर्क में घुसने का मौका न मिले। एन्क्रिप्शन प्राइवेसी: फायरवॉल नेटवर्क के डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित बनाने के लिए एन्क्रिप्शन उपयोग कर सकता है और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करता है। फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं: सॉफ्टवेयर फायरवॉल यह व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर इंस्टॉल किया जा सकता है, इसे उपयोगकर्ता के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह आमतौर पर लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है। उपयोगकर्ता के इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल को उपयोगकर्ता की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। और ये हार्डवेयर फायरवॉल यह अलग डिवाइस होता है जो नेटवर्क पर ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर फायरवॉल का उपयोग बड़े नेटवर्क को जैसे कंपनी और डेटा सेंटरों में किया जाता है। ये नेटवर्क के सभी ट्रैफिकों को फिल्टर करता है और बाहरी हमलों से नेटवर्क को बचाता है। हार्डवेयर फायरवॉल को सेटअप करना अधिक जटिल हो सकता है, लेकिन ये उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। ये उसी प्रकार है जिस तरह आप एक फ़ोन में डिवाइस इंस्टॉल करते हो वायरस से सुरक्षित रखने के लिए। फायरवॉल का उपयोग: नेटवर्क सुरक्षा: फायरवॉल मुख्य रूप से नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बाहरी खतरों से नेटवर्क को बचाता है, जैसे कि हैकर्स, वायरस और स्पैम। अनधिकृत एक्सेस से बचाव: फायरवॉल यह सुनिश्चित करता है कि केवल वैध और विश्वसनीय ट्रैफिक ही नेटवर्क तक पहुंच सके। जिसमें नेटवर्क के अनधिकृत एक्सेस से बचाव होता है। यह व्यवसाय और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा का महत्वपूर्ण उपाय है। सेंसिंग और निगरानी: फायरवॉल नेटवर्क पर होने वाले सभी गतिविधियों की निगरानी करता है। यह किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचान सकता है और उसे रोक सकता है, जिससे साइबर हमलों से बचाव होता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन: फायरवॉल का उपयोग की संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य निजी डेटा को अनधिकृत उपयोग से बचाता है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। नेटवर्क परिभाषा: फायरवॉल को नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक भाग के लिए अलग-अलग सुरक्षा उपाय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के भीतर कर्मचारियों के नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क को अलग करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा और प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सभी प्रकार के नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करके और अवैध गतिविधियों को रोककर इंटरनेट को नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित प्रदान करता है। और इसके अथवा में क्वेश्चन है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे से तात्पर्य है एक ऑनलाइन सेवा है जो इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को सुरक्षित रूप से संसाधित करने में मदद करती है। यह एक ब्रिज की तरह काम करता है जो व्यापारी और ग्राहक के बीच वित्तीय लेन-देन को सुनिश्चित के रूप में पारित करता है। जब ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करता है तो पेमेंट गेटवे उस भुगतान को सुनिश्चित रूप से प्रोसेस करता है और व्यापारी के खाते में राशि स्थानांतरित कर देता है। पेमेंट गेटवे के काम करने के तरीके: प्लेसमेंट: ग्राहक जब ऑनलाइन खरीदारी करता है तो वो पेमेंट पेज पर जाता है। डेटा एन्क्रिप्शन: ग्राहक द्वारा प्रदान की गई भुगतान जानकारी पेमेंट गेटवे के द्वारा एन्क्रिप्टेड होती है ताकि ये सुरक्षित रहे। आर्किटेक्चर: पेमेंट गेटवे उस जानकारी को प्रोसेसिंग नेटवर्क के पास भेजता है जो सुनिश्चित करता है कि ग्राहक का खाता सही और पर्याप्त बैलेंस है। पेमेंट प्रोसेसिंग बैंक का भुगतान नेटवर्क उस जानकारी का सत्यापन करता है और फिर भुगतान को मंजूरी देता है या अस्वीकृत करता है। वापसी: भुगतान मंजूरी मिलने पर पेमेंट गेटवे व्यापारी को सूचना देता है कि भुगतान पूरा हो गया है। इसके बाद ग्राहक को एक कंफर्मेशन मिलती है। पेमेंट गेटवे के लाभ: पेमेंट गेटवे के लाभ हैं कि सुरक्षा: पेमेंट गेटवे भुगतान डेटा को एन्क्रिप्टेड सुरक्षा प्रदान करता है जिससे साइबर हमलों से बचाता है। तेज और सुविधाजनक है। यह ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और त्वरित बनाता है क्योंकि ग्राहक को पेमेंट करने के लिए कई तरीके उपलब्ध होते हैं। और यह मल्टी पेमेंट विकल्प: पेमेंट गेटवे विभिन्न प्रकार के भुगतान तरीकों को स्वीकार करता है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स और कैश ऑन डिलीवरी।
और इसका एक और बचा हुआ है पॉइंट है व्यापारी के लिए सुविधा। व्यापारी को अलग अलग भुगतान माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिलती है जिसमें उसका व्यापार बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों, क्लास यहीं तक थी और सारे के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार ढंग से कराए हैं। आपको बिल्कुल सपोर्ट करना है। क्लास 9 के लिए भी हमारे पास अभी सुबह की 6 बजे क्लास अपलोड होने वाली है, तो आप ज़रूर विजिट करें, तो अपने छोटे भाई या है उन्हें सपोर्ट करें ताकि उनके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। धन्यवाद।